हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 में अब हम न्यूमेरिकल आज हल करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पर बातें की थी और ओम्स लॉ की जो है आपको समझाया था। ओम्स लॉ और ओम्स लॉ से ही बनने वाला एक टॉपिक है आपका आणविक चालकता। आणविक चालकता पर आधारित एक क्वेश्चन है जो कि विद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर है। तो उसकी आणविक चालकता ज्ञात कीजिए, उस विलयन की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज तो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है रो, विशिष्ट चालकता को हम दर्शाते हैं रो से, आपको कल ही बताया था, जिसको मान दिया हुआ है आपको 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। इसके अलावा जो है आपको दूसरी चीज दी हुई है, लास्ट में देख सकते हैं कोष्टक में मोलरता, जिसको कि हम दर्शाते हैं एम से, जो कि दी हुई है 0.2 दी हुई है। चलिए अब आते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि आपकी आणविक चालकता को आप लैम्डा एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लैम्डा एम से। लैम्डा एम, अब लैम्डा एम से दर्शाते हैं आप, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है कप्पा इंटू 1000/m। जहां पर आपको बता दिया जाए कि एम की वैल्यू तो दी हुई है कप्पा क्या है? तो विशिष्ट चालकता। आपकी जो विशिष्ट चालकता है उसे आप कप्पा से दर्शाते हैं, ध्यान रखेंगे। अब आज के बाद कल जो है थोड़ा सा जल्दबाजी में बता नहीं पाया था कप्पा, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है आपकी इसकी यूनिट तो आपको कल ही बता दिया था कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। और साथ में ये भी बता दिया था कि कप्पा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। साथ ही हम जानते हैं, क्या जानते हैं दूसरी चीज कि कप्पा = 1/ρ, यही जानते हैं हम। इसका मतलब 1/5 × 10⁻³ इसी को कर सकते हैं आप 10⁻³ इसे ही लिख सकते हैं 10 × 10⁻²/5। और इसके बाद इसी को लिख सकते हैं आप 2 × इसी को लिख सकते हैं आप कप्पा = 2 × 10⁻² जी, इतना लिख सकते हैं आप। तो आप बोलेंगे हाँ। अब कप्पा की वैल्यू को, कप्पा के इस मान को समीकरण नंबर 1 पर रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? लैम्डा एम क्या है? तो यहां पर लैम्डा एम ही आणविक चालकता है। तो इंटू कप्पा की वैल्यू है 2 × 10⁻² इंटू 10⁻1000 अपॉन 0.2। अब इसी को लिखेंगे तो आप यहां पर 2 × 10⁻6 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, माफ कीजिए 5 और इंटू 10 और अपॉन में 2, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए आपने 10 की गुणा ऊपर कर दिए, इसी वजह से। फिर इसको हल करेंगे आप तो लास्ट में आंसर आएगा 10⁻6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यही आपका आंसर बन जाएगा, यही आपका आंसर भी बन जाएगा, जो कि यहां पर भी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये बन जाएगा। अब थोड़ी सी अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा मैथ यानी कि पिछला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े होते तो यहाँ पे इसकी इकाई मोल बनती है, इसी वजह से इधर भी मोल इनवर्स भी बन जाएगा। तो ये बनेगी इसकी प्रॉपर इकाई और यही इसका आंसर भी बन जाएगा। यही बात।
क्लियर है। तो आपको इसके न्यूमेरिकल जो कि ओम्स लॉ पर आधारित, जो ओम का नियम है उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र। सबसे पहला सूत्र तो खुद जो कि V बराबर आई आर, पहला सूत्र V बराबर आई आर, इसको याद करने के लिए आई आर। इसके बाद दूसरा सूत्र आ जाइए, कौन सा होता है, तो आपको बताया गया है R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ये बताया गया है। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो बताया गया है। साथ में तीसरी चीज ये भी बताई गई है कि R इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, सी क्या है यहाँ पे चालकता है। उसके बाद रो इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा, ये तो ये विशिष्ट चालकता है कप्पा, ये हो गई, तीन स्पेशल हो गए। इसके बाद जो आपका सेल नियतांक, सेल नियतांक जो कि सबसे स्पेशल होता है, तो वो उसका सूत्र बन जाता है आपका थोड़ा सा कप्पा, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। अब इसका जब सूत्र निकालेंगे, इसका जब आप इकाई निकालेंगे जी की, तो यहां पर ये क्या बन जाती है आपकी ओम इनवर्स, इसकी इकाई है। अब यहां पर से जी का आप वैल्यू निकालना चाहेंगे तो जी बनेगा कप्पा ए इंटू एल, ये बनता है। जब इसकी आप इकाई निकालेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और इधर से सेंटीमीटर, तो इसी वजह से इसकी इकाई आपकी जो कि सेल नियतांक की है वो बन जाती है आपकी ओम इनवर्स। ध्यान रखेंगे क्या बन जाती है ओम इनवर्स। तो ये स्पेशल कुछ फार्मूले हैं ओम के नियम पर आधारित, और इन्हीं पर आधारित आपका न्यूमेरिकल आएंगे, इन्हीं पर आधारित न्यूमेरिकल आएंगे। इनके अलावा आपका ओम के नियम से पर आधारित इन 1 2 3 4 5 सूत्रों से के अलावा छठवा कोई ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा नहीं जो कि इन 5 सूत्रों से बाहर जाए। तो ओम के नियम पर आधारित जो सूत्र है उनके और जो है इस न्यूमेरिकल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक कोलरॉस के नियम पर। किस पर? कोलरॉस के नियम पर। तो आते हैं, तो कोलरॉस का नियम क्या है, और ये आपको बता दिया जाए कि जब स्टार्टिंग थी तो IUPAC ने जो है इसके जो नियम था कोलरॉस का नियम, इसको अमान्य घोषित कर दिया था। उसके बाद फिर इस पर कुछ सुधार किए गए और उसके बाद नई परिभाषा दी गई, और हम उसी नई परिभाषा को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नई परिभाषा को। तो सबसे पहली बात कोलरॉस लॉ, कोलरॉस लॉ। तो आपको बता दिया जाए कि कोलरॉस लॉ होता क्या है। आपने अभी जो है आपकी बुक में एक और टॉपिक है अनंत तनुता पर आणविक चालकता। आपने अभी आणविक चालकता पढ़े, और आणविक चालकता जब अगर से तनुता लगभग अनंत कर दी जाए, मतलब कि उसको इतना तनु किया जाए, किसी भी अनंत तनुता होती क्या है, सबसे पहली बात तो हम उसकी बात करते हैं। तो ऐसा विलयन, पहले तो बहुत ज्यादा कोई भी विलयन संतप्त, सबसे पहले क्या है उसको सांद्र विलयन बनाया। अब सांद्र विलयन में आपने अति सांद्र है वो मान लीजिए, फिर उसको सांद्र किया आपने, सांद्र के बाद और उसमें विलायक और मिलाए जा रहे हैं, तो जिससे कि संतप्त तरफ गया, संतप्त के बाद और मिला रहे हैं तो तनु विलयन बन रहा है, तनु विलयन में भी और ज्यादा आप ऐड कर रहे हैं, ऐसा इतना ज्यादा ऐड कर रहे हैं कि लगभग उसकी तुलना में आपका जो विलायक की तुलना में विलय के मोल लगभग नगण्य हो जाए, विलय के मोल लगभग नगण्य हो जाए, इतने कम हो जाए कि लगभग शून्य उनके 0% के आसपास उसका मान चल जाए, तब जाकर के आपकी जो आपका विलयन है वो कहलाता है अनंत तनुता पर, अनंत तनुता वाला विलयन कहलाता है। और इस समय जो उसकी आणविक चालकता होती है उस विलयन की, वह कहलाती है आपकी अनंत तनुता पर आणविक चालकता। तो ये आपने समझ लिया। हाँ, तो ये रही अनंत तनुता को आपने समझ चुके हैं। अब अनंत तनुता पर आधारित है ये नियम। किस पर आधारित है? अनंत तनुता। और अनंत तनुता को जो आप दर्शाते हैं, आप सबसे पहले अनंत तनुता पर किसको दर्शाते हैं? तो आप बोलेंगे आणविक चालकता। तो सबसे पहले आणविक चालकता को अभी बताया मैंने कैसे दर्शाते हैं, लैम्डा एम से। अब लैम्डा एम से दर्शाते हैं, और जो ये अनंत तनुता पर है, इस वजह से इसे हम दर्शाते हैं फिर से अनंत। अनंत का जो सिंबल होता है, आप जो मैथ्स में पढ़ते हैं इन्फिनिटी का सिंबल, वही सिंबल यहाँ ऊपर लग जाता है।
तो ये हो जाता है अनंत तनुता पर आणविक चालकता। ये तो आपने सिंबल की बात की। तो सिंबल की बात की, अब आते हैं हम अपने कोलरॉस के नियम पर। तो कोलरॉस का नियम होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी ऐसे विलयन, और ये जो है आपको बता दिया। और एक और बात की, कोलरॉस का नियम हमेशा दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। ये प्रबल विद्युत अपघट्यों पर लागू होने वाला कोई नियम नहीं है। इस अगर से इसे आप अगर से प्रबल विद्युत अपघट्यों पर लागू करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपके जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी कि आपके प्रबल विद्युत अपघट्य, वो जो है उनकी जितनी ज्यादा आप तनु करेंगे विलयन को, उतनी ज्यादा उनकी सामने जो आपके तनुता है, तनुता के साथ साथ जो आणविक चालकता है वो डिक्रीज होने लग जाती है। आणविक चालकता डिक्रीज होने लग जाती है, लेकिन इनकी आणविक चालकता बढ़ती है। इस वजह से दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर यह लागू होता है। क्या क्या कंडीशन बताया? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अनंत तनुता पर लगेगा, और दूसरी कंडीशन कि ये दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लागू होगा, प्रबल विद्युत अपघट्यों पर नहीं। तो ये दो कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल है। अगर ये दो कंडीशन अगर से हैं तो ही कोलरॉस का नियम लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ध्यान रखेंगे। माना कि ये जो इनकी जब आप निकालना चाहेंगे तो वहां पर प्रबल विद्युत अपघट्यों का यूज है, लेकिन अगर से आप प्रबल विद्युत अपघट्यों का की आणविक चालकता निकालना चाहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्यों की आणविक चालकता निकालना चाहेंगे तो वो नहीं निकाली जा सकती है। उनकी सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की आणविक चालकता कोलरॉस के नियम में निकाली जा सकती है, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्यों की सीधे सीधे नहीं निकाली जा सकती। ये तो मैं कुछ दोष पहले से ही बता दे रहा हूं। अब आते हैं सिद्ध परिभाषा में। अब कोई दूसरी बात नहीं। तो अनंत तनुता पर आइए समझते हैं। अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों का योग, आयनों के आणविक चालकताओं का योग उसका दुर्बल विद्युत अपघट्य की संपूर्ण अनंत तनुता पर आणविक चालकता के बराबर होता है। कहने का मतलब ये समझिए, मान लीजिए कि आपने एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई है तो मैं आपको लिख करके जो है जितने देर में मैं लिख रहा हूं तब तक मैं लिख करके जो है नीचे से दिखा दे रहा हूं। हाँ, तो आप पोस्ट करके लिख लिए होंगे। अब हम दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपने एसिटिक एसिड, हम क्या लेते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के रूप में एसिटिक एसिड का निकालना चाह रहे हैं, क्या अपना आणविक चालकता निकालना चाह रहे हैं एसिटिक एसिड की। लीजिए, तो एसिटिक एसिड की आणविक चालकता निकालना चाह रहे हैं। एसिटिक एसिड में सोडियम एसीटेट की, मान लीजिए सोडियम एसीटेट की निकालना चाह रहे हैं। लीजिए CH3CO, एसिटिक एसिड की ना निकालते हुए हमने सोडियम एसीटेट की निकाल रहे हैं। अब सोडियम एसीटेट की निकालेंगे तो किस किस की सहायता से निकल सकता है? आप निकालना चाहेंगे इसको अनंत तनुता पर एसिटिक एसिड CH3CO। मान लीजिए इसको अगर से तोड़ना चाहते हैं आप तो CH3 COO Na प्लस HCl, इन दोनों को मिलाते ही तो आपको CH3 COO H प्लस NaCl ये दो चीजें प्राप्त होती। आप बोलते जी हाँ। तो इस स्थिति में इन दोनों का कैसे मान लीजिए योग कर लें, और इसमें से जो है आप HCl को घटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर से आपको सोडियम एसिडेट प्राप्त हो जाएगा। एसिटिक एसिड और सोडियम क्लोराइड दो सॉल्ट को मिलाएंगे और साथ में उसमें से अगर से एसिटिक एसिड को घटाएंगे तो आप एक प्रकार से इस समीकरण को इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के यहां से इसको घटा दीजिए HCl को तो आपको ये चीज मिल जाएगी। एक प्रकार से इसको गणितीय रूप में समझेंगे। मान लीजिए आपको क्या करना था, 5 प्राप्त करना था, लेकिन आपने सबसे पहले क्या कर दिया, आपने कर दिया है 6 प्लस 2 कर दिया है, लेकिन फिर आपने 3 घटा दिया। बात तो वही बनना है, क्योंकि आपके इधर भी अब आप हल करना चाहेंगे तो इधर 5 तो है ही, यहाँ 8 6 2 8 में से 3 हटाए
तो 5 इधर भी प्राप्त हो गया। बात वही आ गई कि आप कान कैसे पकड़े, कान तो चाहे ऐसे पकड़े, कान ऐसे पकड़े, चाहे कान ऐसे पकड़े, कान तो वही पकड़ा जाना है। तो वही बात है। तो इसको एक गणितीय संक्रिया के रूप में लीजिए। तो कुछ इस तरीके से होता। हाँ, तो आप बोलते जी हाँ। तो जब आप ये अनंत तनुता पर इसकी प्राप्त करेंगे इसे, तो फिर आपको यहाँ पर CH3COOH की अनंत तनुता पर आणविक चालकता में आप अगर से मान लीजिए आप प्राप्त करेंगे, यहां से NaCl की आणविक चालकता जोड़ दिए। लेकिन यहीं पर से आपने जो है जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अनंत तनुता पर आणविक चालकता को घटा दी। यहां से इस चीज को घटाए तो आपको जब लास्ट में जो आणविक चालकता प्राप्त होगी, जो लास्ट में इन तीनों को हल करने के बाद आणविक चालकता प्राप्त होगी, वो आणविक चालकता कहीं ना कहीं आपके अनंत तनुता पर सोडियम एसिटेट की आणविक चालकता के बराबर होगी। तो यही क्वेश्चन है और इस तरीके से इसको आप एक उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। तो आपने और ये क्वेश्चन आपको बता दिया जाए कि मैं जब 12th में था तो मेरे को बहुत थोड़ा सा पता नहीं क्यों, लेकिन इतना इजी है ये टॉपिक, लेकिन पता नहीं मुझको थोड़ा डर लगता था इस टॉपिक से। आपको बता दिया जाए और इतना आसान सा टॉपिक मेरे 12th बोर्ड में आया था और जो है इसे मैं छोड़ करके आ गया था। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। तो इतनी सी बात थी, तो इतनी सी बात है। चलिए आते हैं इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपके इसमें बता दिया जाए कि आपकी पुस्तक में डीबाई-ऑनसागर इक्वेशन में दी गई है। तो DHC करके DHO इक्वेशन है, DHO इक्वेशन, लेकिन आपके 12th बोर्ड में नहीं आती है, इस वजह से उसे नहीं पढ़ाई जा रही है। तो इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल है, दिया हुआ है क्या, अनंत तनुता पर न्यूमेरिकल। मैं जो है न्यूमेरिकल लिख करके रखता हूं, तब तक आप स्लाइड चेंज हो जाएगी। न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि अनंत तनुता पर, और न्यूमेरिकल हल करने से पहले एक चीज बता दिया जाए कि ये जो न्यूमेरिकल है, जो कोलरॉस के नियम पर आने वाली जो न्यूमेरिकल है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स में काफी बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है और ये सबसे मेरे हिसाब से सबसे इजी न्यूमेरिकल्स में से एक है। तो क्या दिया है, अनंत तनुता पर आपके अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड की आणविक चालकताएं 150, क्रमशः 150, 250 और 125 मोल ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स है। तब जो है आपकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ना आप जब ज्ञात क्या करना है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले तो अपने मन में ही या फिर आप कार्य में आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप कि NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl, इस तरीके से देख सकते हैं। Na से Na गया, माइनस में Cl से Cl गया, बच गया NH4OH, बच गया। इस तरीके से आप रफ कार्य है, रफ कार्य में कुछ इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो ये है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ इस तरीके से आप सोच सकते थे। तो आपने क्या सोचा है, सबसे पहली चीज उसे लिख लीजिए आप कहीं पर इस तरीके से NH4OH, और उसको लिख दीजिए क्या, NH4Cl माइनस Na प्लस NaOH माइनस NaCl लीजिए। ये लिख लिया, मतलब कि आपको पहली चीज तो दिया है क्या क्या, तो दिया है में आप लिख सकते हैं आप लैम्डा इंफिनिटी m NH4Cl दिया हुआ है क्या, 150 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद है लैम्डा इंफिनिटी m, क्या दिया हुआ है फिर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
250 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है। साथ में आपको दिया हुआ है क्या, लैम्डा इन्फिनिटी एम दिया हुआ है क्या, आप बोलेंगे कि NaCl सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 125 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है। आप बोलेंगे सर जी हाँ। अब आपको याद क्या करना है, तो लैम्डा इन्फिनिटी एम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए मैंने बता दिया, बाय कोलरॉस लॉ, ये बात को आप लिखेंगे। सबसे पहले चीज तो इस चीज को लिख देंगे आप, कोलरॉस लॉ क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी एम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी एम अमोनियम क्लोराइड प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एम सोडियम हाइड्रोक्साइड माइनस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड, ये है इक्वेशन। जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से हमने यहां पर पे लिख दिया है। तो यहां पर पे सबसे पहले क्या है, 150 प्लस 250 माइनस 125 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, ये करेंगे आप। तो यहां से आप इसे हल करते हैं तो यहां पर पे आपको प्राप्त हो जाएगा 325 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, और यही आपका आंसर भी बन जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान था, सिर्फ कैलकुलेशन, वो भी प्लस माइनस की कैलकुलेशन करनी थी और आंसर आ गया, ये था बस। तो इतना इजी जो है आपको क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, जिसको आपने बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया है। और अब आपका जो है आपके उल्टी सेल के बाद आपकी नेक्स्ट जो इसी में रेडियल सेल है, उसके अलावा जो है आपका इलेक्ट्रोड विभव इसी में पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसके अलावा जो है आपके जो डिस्चार्ज और ये नस्ट इक्वेशन, तो ये जो है अगले जो टॉपिक रहेंगे उसमें रहेगा। तो आपको सेल वाले जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज जो है आपको सिंपल से आपको जो कि थोड़ी से में ही समझ में आ जाए, वो ये है कि विद्युत वाहक बल जो है आप क्लास 12th में आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, जो कि सबसे पहला चैप्टर था। तो विद्युत वाहक बल को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वहां यहाँ पर जब आप विद्युत वाहक बल जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस की तरह एक, यानी इसकी भी इकाई जो है आपकी वोल्ट होती है, इसकी इकाई भी वोल्ट होती है, और एक प्रकार का ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस है ना विभवांतर होता है, लेकिन जो आपका शुद्ध जो विद्युत वाहक बल है वो शुद्ध विभवांतर होता है। और क्यों शुद्ध विभवांतर इसलिए होता है क्योंकि ये जब आपका परिपथ बंद हो, यानी कि आपका परिपथ ऑफ हो, तब भी ये जो है आपका खुला परिपथ ऑफ, एक प्रकार से ऑफ हो, तब भी जो विभवांतर होता है, उस समय का जो विभवांतर होता है, उस समय के विभवांतर को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। उस समय के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। जबकि जो है आपका परिपथ जुड़ा हुआ हो, आपस में जुड़ा हुआ हो, यानी कि चालू परिपथ हो, उस समय जो विभवांतर होता है दो बिंदुओं के मध्य या फिर दो इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है, वह विभवांतर ही कहलाता है। और ये जो है समय के साथ, ताप के साथ बदलते रहता है, जबकि विद्युत वाहक बल में ये चीजें नहीं आती हैं।
तो ये बात है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।